हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं कमल कुमार और मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक इन पर आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप सभी जान रहे हैं कि हम फार्मूला सीरीज चला रहे हैं, तो इस कड़ी में मैं आपको मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट और फार्मूला डिस्कस करता हूं, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा नहीं, आपको यदि नोट तैयार करना है तो आप उसको सुनकर लिखेंगे और बाकी सारा एक्सप्लेनेशन मैं सारे टर्म का कर रहा हूँ। तो चलिए समझते हैं हम लोग मैट्रिसेस क्या होता है। तो मैट्रिसेस एक प्रकार का अरेंजमेंट है। बहुत ही सरल भाषा में आपको समझना है कि एक प्रकार का क्या है, अरेंजमेंट है जो रेक्टेंगुलर एरा में वो अरेंज होता है। रेक्टेंगुलर एरा का मतलब हमारा जो लेंथ होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और ब्रेड्थ जो होता है वो वर्टिकली होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली रूप में जो हम अरेंज करते हैं तो हमारा वो क्या कहलाता है, मैट्रिसेस कहलाता है। जैसे सपोज दैट मेरा क्लासरूम है, उसमें 4 बच्चे हैं। तो ए बच्चे अभिषेक है, राजू है, सोनू है और मोनू है। तो ये 4 बच्चे को मैंने क्या किया, अरेंज किया। तो 2 बच्चे को मैंने हॉरिजॉन्टली बैठा दिया और 2 बच्चे को वर्टिकली बैठा दिया। तो ये मेरा जो 4 बच्चे का अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, बैठाने का जो मेरा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बैठाने का जो तरीका है उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं। इसको सामान्यतः हम बड़ी कोष्ठ से दिखाते हैं या फिर ऐसे भी हम दिखाते हैं। अब जैसे समझ लीजिए मेरे क्लास में 6 बच्चे हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये मेरा 6 बच्चों का अरेंजमेंट है, तो हम इस अरेंजमेंट को मैट्रिसेस बोल सकते हैं। अब जैसे समझ लीजिए हमारे पास 9 बच्चे हैं, तो ये 1 2 3 A B C 4 5 8। तो ये आप हमारे पास 3 रो हो गया और 3 कॉलम में हमने 9 बच्चों को अरेंज करा दिए। तो हमारे पास या फिर बिहार बोर्ड में ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव इसी सब से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो पहला हम लोग समझ गए कि मैट्रिसेस क्या होता है। दूसरी बात हम लोगों को समझना है कि ये जो अरेंजमेंट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली होती है, तो वहां से 2 टर्म निकल के आता है, एक रो आता है और एक कॉलम आता है। कॉलम रो का मतलब होता है ये जो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन में जो अरेंज करके रखे हैं एलिमेंट को, हम उसको रो बोलते हैं। तो आप सीधा ऐसे बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में जितने भी एलिमेंट अरेंज है हम उसको रो बोलते हैं। तो हम रो को आई से दिखाते हैं। और ये जो कॉलम हो गया, ये वर्टिकली लाइन में जो हमने अरेंज किया है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो आपसे 1 नंबर में ऐसा पूछा जाएगा कि आपको कोई मैट्रिसेस दिया गया है और उसमें कितने नंबर ऑफ रो है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछा जा सकता है कि समझिए 1-1 नंबर। बिहार बोर्ड काफी इजी क्वेश्चन पूछता है एकदम। मैं बता रहा हूँ ना, सिर्फ वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बनेगा। तो समझ लीजिए मैं आपको यहाँ से कैसे ऑब्जेक्टिव आएगा कि आपको ये मैट्रिसेस गिवन है, मान लो दिया रहेगा, क्वेश्चन ही समझ लो ऐसे। ये आपके मैट्रिसेस दिया हुआ और आपसे पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछता है ना। नंबर ऑफ रो क्या है इस मैट्रिसेस में, नंबर ऑफ रो क्या है, या फिर ऐसे दे देगा आई का मतलब नंबर ऑफ रो क्या है, इसका मतलब आपको समझना होगा। तो वेरी सिंपल आप समझ लीजिए ना, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 हो गया, तो इसको 1 रो R1 R2 और ये R3। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, 3 है। नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3 है। अब आपसे सबसे बड़ी बात हो जाता है यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है ना। तो एक टर्म होता है ऑर्डर को समझिएगा, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो एंड कॉलम। पहले रो लिखना है फिर कॉलम लिखना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पे मेरे पास मैट्रिसेस है और आपसे कोई आदमी पूछेगा कि ये कितने ऑर्डर का है या इसका ऑर्डर क्या है, तो आप सीधा लिखेंगे नंबर ऑफ रो मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलम। तो आपके पास कितना रो है, 1 2 3 रो है, 3, और कॉलम कितना है, 3 है। तो 3/3 इसका इस मैट्रिसेस का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो आपको यहाँ जो लिखा रहता है मैट्रिसेस के नीचे वाले वर्टिसेस पे 3 × 3, इसका मतलब हो गया ये इसका ऑर्डर है। फिर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, तो कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट।
तो ये जो हम लोग मल्टीप्लाई करते, जो 3 into 3 लिखते हैं या 3/3 लिखते हैं ना, तो उसका जो मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट होता है उससे हमें क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाता है। तो आप समझ लीजिए आपके पास, हमारे पास 3/3 का मैट्रिसेज है, तो इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, तो 3 × 3 = 9, ये मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। सॉरी 1 मिनट, कहाँ गया कपड़ा, कहाँ गया? ओके, अब एक टर्म समझेंगे हम लोग कि मान लो पंडाल के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, या स्टेज के अंदर शोइंग हॉल के अंदर, कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो उनका अरेंजमेंट जो होता है वो मैट्रिसेज के फॉर्म में होता है। तो आप समझिए ना, उनका जो सीटिंग पोजीशन है उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसको बोला जाता है एलिमेंट का पोजीशन। जैसे हमारे पास एक मैट्रिसेज है जहाँ पे ये अभिषेक बैठा हुआ है, राजा बैठा हुआ है, और ये सोनू बैठा हुआ है, ये थोड़ा सा नाम डिसाइड कर लेते हैं हम लोग अच्छे से। अभिषेक, अभी ले लेते हैं, अभी, राजा, सोनू, टिंकू एंड मोनू एंड मोनिका। ये 6 बच्चे को मैंने ऐसे बैठाया है, अरेंज किया है। तो अभिषेक कहाँ पे बैठा हुआ है, इसका क्या पोजीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कई बार देखा है क्वेश्चन बैंक में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये राजा कहाँ बैठा हुआ है, इसका क्या पोजीशन है, ये सोनू कहाँ बैठा हुआ है, तो ये इसको बोला जाता है पोजीशन ऑफ एलिमेंट। तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट का जो फॉर्मूला होता है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट, इसका फॉर्मूला होता है AIJ। अब समझिए, आई का मतलब रो और जे का मतलब कॉलम होता है। इसका मतलब अभिषेक जो बैठा हुआ है, तो ये यहाँ पे बैठा हुआ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो आई का मतलब रो और जे का मतलब कॉलम। तो अभिषेक का जो सीटिंग पोजीशन है वो कहाँ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो पोजीशन है A11 है। अब राजा जो बैठा हुआ है, तो आप याद रखिएगा हमेशा रो, पहले रो और बाद में कॉलम। तो राजा जो बैठा हुआ है वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, सोनू जो बैठा हुआ है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में। अब टिंकू जो बैठा हुआ है वो क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे A21 लिखेंगे। मोनू जो बैठा हुआ है A22 है, और ये A23 है। तो ये जो मेरा फॉर्मूला है, ये मेरा क्या है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला है। तो 1 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है। आपको सीधे मैट्रिसेज दे देगा और कहेगा कि A21 क्या है, कौन सा एलिमेंट है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। हो गया, तो आपको ये आसान है। इसके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। लिखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेज, सॉरी हाँ हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेज, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं लिखेंगे उसको, वर्टिकल मैट्रिसेज। चलिए आइए हम लोग देखते हैं रो मैट्रिसेज को। तो मैं डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, रो मैट्रिसेज आपको सिर्फ समझा रहा हूं रो मैट्रिसेज होता क्या है। अब जैसे हमारे पास ये मैट्रिसेज है, तो सिंपल ऐसे समझना है, रो मैट्रिसेज है तो उसमें केवल एक रो होगा और कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकता है। रो की संख्या क्या होगी, केवल एक होगी, और कॉलम की संख्या कुछ भी होगी। तो हमारे पास कोई मैट्रिसेज ए है जिसके अंदर क्या है, ABC, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सिर्फ एक रो है और कॉलम की संख्या क्या है। तो हम इस तरह के मैट्रिसेज को क्या बोलेंगे, रो मैट्रिसेज बोलेंगे। देखिए आपके हमारे पास सिंगल 1 रो है और कॉलम 3 है। अब बोलेंगे सर ऐसा भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, KAMAL। तो देखिए यहाँ पे कितना है, एक ही रो है और कॉलम कितना है, 5 है। अच्छा एक बात बताना, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो एक रो गुने 3 कॉलम, 1 रो और 3 कॉलम, ठीक है ना। अब आप हाँ 5। अब आप समझ लीजिए यहां से एक बहुत मस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, रो मैट्रिसेज। रो मैट्रिसेज पहला नंबर ऑप्शन आता है I greater than J,
जे ग्रेटर देन आई, सी ऑप्शन आई बराबर जे, डी ऑप्शन आई डज नॉट इक्वल नन, नन, इस तरीके से। अब आप मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ देखिए नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो जो होगा या तो फिक्स होगा, एक ही होगा, और कॉलम क्या होगा, हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप समझ लीजिए जे क्या है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉलम मैट्रिसेज। लिखिए कॉलम मैट्रिसेज, ए मैट्रिसेज in which only one column is called column matrices। वैसा मैट्रिसेज जिसमें केवल एक कॉलम हो, रो डिफरेंट हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसे एग्जांपल आ गया, MATH मैथ, है ना। तो हमारा क्या है, हमारे पास सिर्फ एक रो है, रो नहीं, कॉलम एक है और रो बहुत सारा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉलम, पहले हम रो को लिखते हैं। तो रो हमारे पास 4 है और कॉलम कितना है, 1 है। कोई दूसरा लेते हैं हम लोग, एसेंट, ASCENT। अब आप समझ लीजिए हमारे पास कॉलम कितना है, कॉलम 1 है और रो कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो वैसा मैट्रिसेज जिसमें केवल एक कॉलम हो उसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिसेज। यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, कॉलम मैट्रिसेज क्या होता है, कॉलम मैट्रिसेज। अब आप लोग मुझे ऑप्शन बताइएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आई की वैल्यू हमेशा क्या होगा, कॉलम मैट्रिसेज में ग्रेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। कुछ मैट्रिसेज आपको फॉर्मूला समझने के बाद, कुछ टर्म समझने के बाद आपको समझ में आएगा, है ना। तो लिखेंगे इक्वल मैट्रिसेज, इक्वल मैट्रिसेज। A and B are said to be equal matrices. A and B are said to be equal matrices having same order and corresponding elements are equal. Corresponding elements are equal. आप ऐसे समझिए, मैंने अभी डेफिनेशन में आपको लिखाया, कोई दो मैट्रिसेज तब बराबर होगा जब ऑर्डर सेम हो एंड corresponding elements are equal। उसमें आप ऐड कर लेंगे corresponding elements are equal, तब वो जाके वो दोनों इक्वल मैट्रिसेज होगा। जैसे हमारे पास इक्वल मैट्रिसेज का इक्वल मैट्रिसेज समझिए, ए बराबर कोई मैट्रिसेज है जिसका ऑर्डर 2 into 2 है, और बी बराबर कोई मैट्रिसेज है उसका भी 2 into 2 होना चाहिए, तब ये हमारा दोनों मैट्रिसेज इक्वल कहलाएगा। और उसके बाद दूसरा कंडीशन ये भी पालन होना चाहिए कि जैसे हम x, y, z और w है, a, b, p और q है, तो हम कब कहेंगे इस दोनों मैट्रिसेज को इक्वल, ये ऑर्डर तो मेरा सेम है लेकिन मेरा जो एलिमेंट है वो एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। मतलब A11 का जो पोजीशन है वो A11 के बराबर होना चाहिए, A12 का जो पोजीशन है A12 के बराबर होना चाहिए। तो इसको बराबर होने के लिए, इक्वल होने के लिए दो कंडीशन पालन होना पड़ेगा। एक तो ये ऑर्डर सेम होना पड़ेगा इसको, और दूसरा इसका जो A11 का एलिमेंट है वो A11 के बराबर होना चाहिए, A12 का जो एलिमेंट है A12 के बराबर होना चाहिए, तब वो दोनों मैट्रिसेस क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो इक्वल मैट्रिसेस समझ गए। तो यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि x प्लस वाई 5 x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 5 5 और यहाँ पे हमने 12 लिखा और कहा कि A एंड B आर इक्वल मैट्रिसेस, A, B आर इक्वल मैट्रिसेस। तो जब A और B इक्वल होगा दैट मीन्स क्या, इसका तो ऑर्डर सेम है
और ये पोजीशन इस पोजीशन के बराबर होगा, क्योंकि A11 के बराबर होगा, और ये तो दोनों बराबर है ही, इसका मतलब A12 के 22 के बराबर भी होना चाहिए। तो हम यहाँ से लिखेंगे x + y = 10 और x - y = 12, और ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस हिसाब से ये काफी इजी क्वेश्चन होता है, आप बना लेंगे। तो इक्वल मैट्रिसेज क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसको भी आप ऐसे देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर टर्म हम लोग लिखते हैं डायगोनल मैट्रिसेज। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं, हमारे पास 3 मैट्रिसेज हैं, डायगोनल मैट्रिसेज, स्केलर मैट्रिसेज और आइडेंटिटी मैट्रिसेज। तो इसका डेफिनेशन बहुत बारीकी से जानना जरूरी होता है बच्चों। डायगोनल मैट्रिसेज जो होता है, जैसे हमारे पास, और साथ में हम लोग एक देखेंगे, पहले देखेंगे इस तीनों मैट्रिसेज से पहले हम देखेंगे स्क्वायर मैट्रिसेज। स्क्वायर मैट्रिसेज, तो इस मैट्रिसेज को समझिए सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसा मैट्रिसेज जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, वो इक्वल होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेज बोलते हैं। तो जितना नंबर ऑफ रो उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होगा, हम उसको स्क्वायर मैट्रिसेज बोलेंगे। तो जैसे 1 2 3 4 है, तो इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो हम इसको स्क्वायर मैट्रिसेज बोलेंगे। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिसेज। अब यहाँ पे 1 5 3 3 2 1 6 0 1, इस तरीके से हमारे पास 3 रो है और 3 कॉलम है, तो हम इसको भी स्क्वायर मैट्रिसेज बोलते हैं। तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेज अगर आप यहाँ समझ गए, तो अब आइए डायगोनल मैट्रिसेज। तो डायगोनल मैट्रिसेज में आपको पहले डायगोनल मैट्रिसेज से पहले ये समझना होगा, यहाँ स्क्वायर मैट्रिसेज समझनी है, उसके बाद डायगोनल को समझने के लिए आप वैसे मेंसुरेशन में क्लास 10th में ये पढ़े होंगे, अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो ये जो वर्टिसेस है, ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिसेज होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 2 1 और ये 8 है। तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, उस डायगोनल में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, और नॉन डायगोनल जितना भी एलिमेंट है वो सारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 0 0, ये 0 0 0। तो प्रिंसिपल एक्सिस में, प्रिंसिपल डायगोनल में क्या होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, और नॉन डायगोनल में क्या होना चाहिए, 0 एलिमेंट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो बहुत ही सरल भाषा में आप ऐसे समझ लीजिए कि डायगोनली कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, और डायगोनल को छोड़ करके जो भी पोजीशन ऑफ एलिमेंट है वहां पे 0 एलिमेंट होगा, तो हम डायगोनल बोलेंगे। अब जैसे छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे लिखने का तरीका ये होगा, DIAG ABC, तो आप सीधा इसको लिखेंगे, ये डायगोनल में लिखा होगा एलिमेंट, तो A बराबर सीधा ऐसे लिखेंगे, A 0 0 0 B 0 0 0 C। ये हो गया डायगोनल मैट्रिसेज, समझ गए। तो डायगोनल मैट्रिसेज अगर समझ गए, तो आप यहाँ पे स्केलर मैट्रिसेज समझिए। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ डायगोनल में स्केलर मैट्रिसेज को समझने के लिए आपको थोड़ा डायगोनल मैट्रिसेज समझ गए, तो जब डायगोनल मैट्रिसेज समझ गए तो आपको स्केलर मैट्रिसेज समझना काफी आसान हो जाता है। तो हम कोई आदमी आपसे पूछेगा कि स्केलर मैट्रिसेज क्या होता है, तो हम इसका डेफिनेशन देंगे कि वैसा डायगोनल मैट्रिसेज जिसका डायगोनल वाले एलिमेंट इक्वल हो, सेम हो। अब देखिए हमारे पास डायगोनल मैट्रिसेज ये DI 1 2 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो ये जो डायगोनल मैट्रिसेज, ये डायगोनल एलिमेंट है, वो इक्वल होना चाहिए, या तो 1 1 होना चाहिए, या तो 2 2 होना चाहिए, या तो 3 3 होना चाहिए। तो ये क्या होगा, डायगोनल हो गया। लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, 1 को छोड़ करके, 1 और 0 को छोड़ करके कोई भी नंबर हो, लेकिन सेम नंबर हो, तो ये ऑल आर दी एग्जांपल ऑफ
ये 5 है, 0 है, 0 है, 0 है, 5 है, 0 है, 0 है, 0 है, ये 5 है। तो हम इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिसेस, इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिसेस। और जहां पे सेम तो हो लेकिन 1 1 हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिसेस हो जाएगा। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिसेस हो जाएगा। ओके बच्चों, उसके बाद हम लोग देखते हैं तो ये टू ऑर्डर का भी देख लेते हैं, 1 0 0 1, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिसेस, है ना। तो इस तरीके से हम लोग 3 मैट्रिसेस समझे। तो वेरी कॉमनली आपको याद रखना है, डायगोनल में नन जीरो एलिमेंट हो, नन डायगोनल में ऑल एलिमेंट्स आर जीरो होना चाहिए। स्केलर मैट्रिसेस में वो डायगोनल तो होगा लेकिन डायगोनल में इक्वल एलिमेंट होना चाहिए 1 और 0 को छोड़ करके। आइडेंटिटी मैट्रिसेस डायगोनल मैट्रिसेस तो होगा लेकिन उसका डायगोनल जो है वो 1 होना चाहिए, नन डायगोनल 0 होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग क्या समझे, ऐसे डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिसेस समझ गए। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसको हम लोग मिटाते हैं और देखते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, समझिए इसको। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऐड द टू मैट्रिसेस। तो यहां पे क्या है, हम किसी भी तरह का अलजेब्रिक ऑपरेशन हम उसी मैट्रिसेस के साथ कर सकते हैं जो 2 या 3 या कोई भी जितने नंबर ऑफ मैट्रिसेस होगा सारे का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो जब हमारे पास 2 मैट्रिसेस है उसका ऑर्डर सेम है तब ये हम उसके अंदर जोड़ कर सकते हैं, उसके अंदर घटाव कर सकते हैं, उसके अंदर गुणा कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे हमारे पास मैट्रिसेस ए है, A11 A12 A21 A22, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ए और बी है B11 B12 B21 और B22, तो ये हमारे पास 2 मैट्रिसेस है। तो A प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये प्लस कर रहे हैं तो A11 प्लस B11, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग मतलब सेम पोजीशन वाले को सेम पोजीशन के साथ ही हम जोड़ सकते हैं। अब हमारे दूसरा जो है A12 है प्लस B12 है, B12, हाँ सही तो है, A12 और B12 सही है। A21 है प्लस B21 है, A22 है प्लस B22 है। तो ये मेरा क्या हो गया, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर हमें घटाना है तो वेरी सिंपली यही काम कर लेंगे, घटाना है घटा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करते हैं। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल ले लीजिए, 1562 है और बी ए बराबर है और ये बी बराबर क्या है 01536 है। अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी फाइंड आउट करना है, ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो हमें ए के जगह ये ए मैट्रिसेस ले लेना है, प्लस 1536 है। तो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को सेम पोजीशन के साथ हम ऐड कर देंगे। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। 6 प्लस 3 9 हो जाएगा और 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। तो हमने इस तरीके से ए प्लस बी का मैट्रिसेस तैयार कर दिया, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। अब हमें ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं, 1562 है माइनस 15 और ये 36 है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको अगर घटाएंगे तो 1 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। 6 माइनस 3 हो जाएगा। 2 माइनस 6 माइनस 4 हो जाएगा। तो बहुत ही इजी है, सिंपल याद रखना है। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस में क्या देखते हैं, अगर हम a प्लस बी निकालते हैं तो b प्लस ए भी है। इसको बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी है, तो a प्लस बी प्लस सी ये दोनों को ऐड किए, फिर इस दोनों को ऐड किए, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो होता है कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। अब हम लोग उसके बाद देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस ये देखेंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस को देखने के लिए आपको हमें थोड़ा स्पेस की जरूरत पड़ेगा, तो मैं स्पेस ले रहा हूं। अब आप अलजेब्रा की तरह किसी भी नंबर को जैसे अलजेब्रा में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैसी बातें यहाँ नहीं है। यहाँ एक शर्त होती है गुना होने का। हम दो मैट्रिसेस को तब ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब हम थोड़ा सा कंडीशन लिखा है। आप देखिए यहाँ पे कंडीशन, जैसे सपोज कीजिए मेरे पास क्या है, पहला मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर क्या है m1 गुने n1, और जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दूसरा मैट्रिसेस है ये m2 गुने n2। तो हम मैट्रिसेस तब कर सकते हैं जब पहले मैट्रिसेस के ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट दूसरे मैट्रिसेस के ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम सेम है, n1 बराबर m2, तो मल्टीप्लाई होगा, अदर देन मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना है कि हम जो पहला मैट्रिसेस लिए हैं उसके ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट और दूसरे मैट्रिसेस के ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट अगर दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई होगा, अन्यथा मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब मल्टीप्लाई करना कैसे है इसको समझिए। ये कंडीशन ध्यान रखना बच्चों, कई बार ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन से आ जाते हैं यहाँ से, है ना। अब हमको गुणा कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये समझिए। यहां से देखिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के हेल्प से हम लोग समझते हैं a11 a12 a21 और a22। दूसरा कोई मैट्रिसेस है b11 b12 एंड b22 एंड b21 एंड b22। ये दो मैट्रिसेस है। तो पहले मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है 2/2 है, दूसरे मैट्रिसेस का 2/2 है। ये और ये क्या मेरा दिख रहा है, सेम दिख रहा है, डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, तो हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई का रूल समझिए। ये फर्स्ट रो ले लिया और फर्स्ट कॉलम ले लिए, तो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे, और एडिशन सेकेंड रो। अब फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखेंगे। तो लिखने का अरेंज देखिए, हमने क्या किया है, जब पहले रो ले लिया बाद में कॉलम लिया है, तो पहले रो के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ गुना कर लेंगे, फिर पहले रो को सेकंड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ गुना करके एडिशन करके लिखेंगे। हमने बहुत आसान तरीका लिखा, पहला डॉट को पहला डॉट से गुना कर लेंगे, जो दूसरे डॉट को दूसरे डॉट से गुना कर लेंगे, इस हिसाब से हम लोग लिखेंगे। तो देखिए समझिए, a11 मल्टीप्लाई बाई b11 प्लस a12 और प्लस a12 और b21, इस हिसाब से लिख लिए। अब इसी को इसके साथ गुना करेंगे, तो यहाँ एक डॉट है, यहाँ दो डॉट है, तो हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करेंगे a11 b21 प्लस a12 और b22। अब मैंने पहला रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अब क्या करेंगे, दूसरा रो लेंगे, दूसरा रो यही काम कर रहे हैं, एक डॉट दो डॉट, तो पहला डॉट को पहले डॉट के साथ, तो a21 मल्टीप्लाई बाई b11 जोड़ a22 प्लस मल्टीप्लाई बाई b21, ऐसे लिख लिए। अब इसका गुना फिर इसके साथ करेंगे, तो a21 b12 प्लस a22 और b22, इस हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। a बराबर क्या है 1 2 5 6 है, और b बराबर क्या है 5 1 2 3 है। हमको कुछ नहीं करना है, पहला रो लेना है, फिर पहला कॉलम लेना है, पहले डॉट दूसरा डॉट, पहले डॉट को पहले डॉट के साथ गुना करेंगे, 1 into 5 प्लस 2 into 2। अब फिर क्या करेंगे, अब इसके साथ करेंगे 1 into 1 प्लस 2 into 3। अब दूसरी बार 5 into 5 प्लस 6 into 2। अब फिर से दूसरे के साथ, तो ये 5 into 1 अब प्लस 6 into 3। इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ 5 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 1 और 6 7 हो गया, 25
और ये 12 कितना हो गया, 25 और 12 कितना हुआ, 37। और ये कितना हो गया, 18 5 23। इस हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई का जो ये मेरा रूल है ना, ये काफी आसान रूल है। इस रूल को फॉलो करके सारे को मैट्रिसेज आप करना सीखेंगे। और मल्टीप्लिकेशन बहुत जरूरी है बच्चों, इसलिए अगर मल्टीप्लिकेशन अच्छा नहीं होगा तो आपको डिटर्मिनेंट में दिक्कत होगा। इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप इसको मल्टीप्लाई करना सीखिए, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा RS अग्रवाल से, NCERT से। वैसे ये फॉर्मूला वाली वीडियो है, इसीलिए मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन जब एक्सरसाइज की वीडियो होगी तो उसमें इस बात का मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है ये समझिए। किसी भी मैट्रिसेज को आप करस्पॉन्डिंग रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल देना क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। अब जैसे मैं पहले ही कहा कि डेफिनेशन में लिखाऊंगा, नहीं समझा रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिसेज A है जो ABC है, 1 2 3 है, ऐसे 2/3 2 रो और 3 कॉलम का मैट्रिसेज है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज क्या होता है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास A बराबर जो मैट्रिसेज है वो क्या है, ABC है 1 2 3। तो हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज को हम दिखाएंगे क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज, या तो हम उसको A डैश से दिखाएंगे, या फिर AT से दिखाएंगे, या फिर A बार से दिखाएंगे। और मैंने पहले ही कहा जो मैट्रिसेज हमारे पास गिवन है उसको क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, वही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज कहलाएगा। तो ये देखिए हमारे पास ये सोया हुआ ना, इसको खड़ा कर देना है, ABC 1 2 3। ये क्या कहलाया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज कहलाया। अब जैसे A बराबर 1 2 3 4 है, तो इसका ट्रांसपोज कितना होगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो 1 2 3 4, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ओके बच्चों, अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज। पहला नंबर, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमें A मिल जाएगा। दूसरा नंबर, A प्लस B का यदि हम ट्रांसपोज करेंगे तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तीसरा नंबर, A माइनस B का ट्रांसपोज करेंगे तो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। चौथा नंबर, A और B का मल्टीप्लाई में होगा, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ये सारा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बच्चों, ध्यान रखेंगे। और लास्ट लिखिए K का ट्रांसपोज करना है तो K कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और A का ट्रांसपोज। तो ये 5 प्रॉपर्टी है, पांचों प्रॉपर्टी पे एक एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है और 1 2 नंबर वाली क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्रूफ करो दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये बात का ख्याल रखेंगे। अब यदि आप ट्रांसपोज जान रहे हैं, ट्रांसपोज अच्छे से क्लियर हो गया, तो आपको 2 मैट्रिसेज का डेफिनेशन अच्छे से समझ में आएगा। एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिसेज, तो लिखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिसेज क्या होता है। तो वैसा मैट्रिसेज जो अपने ट्रांसपोज के बराबर हो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिसेज बोलते हैं। वैसा स्क्वायर मैट्रिसेज जो अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिसेज। सिमेट्रिक मैट्रिसेज, ये समझ लीजिए। तो वैसा मैट्रिसेज जो अपने ट्रांसपोज के बराबर हो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिसेज। वैसा स्क्वायर, सिंपल आपको कॉमन भाषा में याद रखना है, वैसा स्क्वायर मैट्रिसेज जो अपने ट्रांसपोज के बराबर हो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिसेज कहलाएगा। दूसरा होता है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज। तो वैसा स्क्वायर मैट्रिसेज जो अपने निगेटिव सिमेट्रिक के साथ हो वो क्या कहलाएगा, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज होगा। तो पहला नंबर बात ये था, दूसरा नंबर बात ये था। अब तीसरा इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, कई बार 2 नंबर में 4 नंबर में भी पूछता है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज। तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज। तो इसमें क्या करना है, हाफ ऑफ A प्लस B, A प्लस A डैश, हाफ ऑफ A प्लस A डैश प्लस
हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, ये सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक का रिजल्ट होता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने, चूंकि देखो ये जो चैप्टर है क्लास 12 में मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तो आप मैट्रिसेज और डिटर्मिनेंट दोनों साथ साथ पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको ये फार्मूला वाली सीरीज में पढ़ा रहा हूँ। तो मैट्रिसेज का सारा बेसिक बात और डेफिनेशन मैंने आपसे शेयर किया। अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो डिटर्मिनेंट आपके लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। और मैट्रिसेज डिटर्मिनेंट हम लोग साथ ही पढ़ाते हैं। अगर मैट्रिसेज की सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएगा तो डिटर्मिनेंट आपके लिए अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने मैट्रिसेज का सारा रिजल्ट एंड फॉर्मूला डिस्कस किया। आने वाले अगले वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट का डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो को देखिए और सारा फॉर्मूला एक जगह कलेक्ट करके आप सारे ऑब्जेक्टिव को हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अभी एग्जामिनेशन का टाइम चल रहा है, आप सभी बच्चों को ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके एंड थैंक यू, बाय बाय।